तो ये जैसे अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये है, और इसमें जो है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो कन्वेंशनल करंट ये जो है पी से एन की तरफ, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एरो मार्क होता है इमीटर पे। तो अगर ऐसा हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो है ये हो जाएगा कॉमन बेस, ये इनपुट लूप हुआ, ये आउटपुट लूप हुआ, ये कॉमन बेस हो गया। यहाँ से अगर ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा कॉमन एमिटर, ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और कॉमन कलेक्टर, तो कॉमन कलेक्टर जो है ऐसा हो सकता है कि इसमें से यहाँ पे जो है कलेक्टर कॉमन है, ये हो जाएगा कॉमन एमिटर, ये हो जाएगा कॉमन कलेक्टर, कि जो इनपुट सर्किट है और आउटपुट सर्किट है उसमें कलेक्टर कॉमन है, तो हो जाएगा कॉमन कलेक्टर। यहाँ पे एमीटर कॉमन है तो हो जाएगा कॉमन एमीटर। और ये जो है वो कॉमन बेस, दोनों में जो है बेस कॉमन है, दोनों इनपुट एंड आउटपुट लूप में, क्योंकि 3 टर्मिनल्स हैं। इनपुट के लिए हमें 2 टर्मिनल रिक्वायर्ड है, आउटपुट के लिए 2 टर्मिनल रिक्वायर्ड है। तो इनपुट आउटपुट में ये कॉमन बेस कलेक्टर और एमीटर हो जाएगा। तो इसमें से हमें पढ़ना है कॉमन एमीटर। तो लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था कि अब सर्किट में करंट कैसे होगी, सर्किट में करंट कैसे होगी, तो हमारा जो मोड है वो है एक्टिव मोड। तो सर्किट की जो भी करंट होगी वो करंट हमेशा, बताया है कि ये सारे क्या हैं, यूनी डायरेक्शनल डिवाइसेस हैं। यूनी डायरेक्शनल है मतलब सर्किट की करंट एक ही डायरेक्शन में रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा हो सकता है, डायरेक्शन नहीं रिवर्स होगी। डायरेक्शन अगर रिवर्स करेंगे तो फिर वो जंक्शन वंक्शन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो ये सब डिस्कशन नहीं है। तो अब ट्रांजिस्टर में हमेशा अगर कभी भी हम देखेंगे तो इस एरो से करंट की डायरेक्शन हमेशा मैच करेगी, जो भी करंट होगी। जैसे मान लो कि कॉमन बेस वाला हमने लिया था, कॉमन बेस, कॉमन बेस में देखेंगे और इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखेंगे। कॉमन बेस को देखेंगे, ये ब्लॉक डायग्राम है और ये सर्किट सिंबल है। तो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएनपी में जो है स्मॉल नंबर ऑफ होल्स हैं, और यहाँ पे जो एमिटर है, ये एमिटर है, एमिटर एमिटर और कलेक्टर और बेस। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी डोपिंग हाई लेवल का होता है, साइज जो है वो मीडियम होता है, सबसे बड़ा साइज होता है कलेक्टर का। तो डोपिंग हाई लेवल होने की वजह से कलेक्टर और बेस की डिप्लीशन रीजन की विड्थ स्मॉल होती है। एमिटर और बेस यहाँ पे जो डिप्लीशन होगा वो थिन होगा, और यहाँ की जो डिप्लीशन रीजन होगी वो थोड़ा थिक होगा इसके कंपैरिजन में। तो अब एक्टिव मोड में है, एक्टिव मोड में मतलब ये फॉरवर्ड बायस में है। तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस भी दिखाएंगे, तो ऐसे रेजिस्टेंस मान लो दिखा दिया, ये रेजिस्टेंस दिखा दिया। फॉरवर्ड बायस है मतलब एन जो है वो पी से कनेक्टेड होना चाहिए, एन से कनेक्टेड होना चाहिए, एन से कनेक्टेड होना चाहिए। तो फॉरवर्ड में होगा मतलब ये नेगेटिव, और ये जो जंक्शन है ये इसके रेस्पेक्ट में ऐसे होगा। ये इसमें जो है मॉडरेट डोपिंग है, एमिटर के बेसिस पे, एमिटर के बेसिस पे मॉडरेट डोपिंग है। तो इस मॉडरेट डोपिंग में इसमें यहाँ से जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और ये है, ये होगा कि इसमें रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस का मतलब है एन पी से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे एन पी से कनेक्टेड होगा, हाई वोल्टेज होता है, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। ये है यहाँ पे ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग यहाँ पे डिनोट करता है। तो तो इसमें इलेक्ट्रॉन के मोशन को अगर हम ट्रैक करेंगे तो इस ग्राउंडिंग के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो है नेगेटिव पोटेंशियल है,
और इस ग्राउंडिंग के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है। तो अब इस लूप में अगर हम ये इनपुट लूप लेते हैं, तो इनपुट लूप में जो है ये इनपुट लूप, या बोल सकते हैं कि जो इनपुट में जो पीएन जंक्शन है, वो पीएन जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइग्रेट होंगे फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से। और ये इलेक्ट्रॉन का मोशन फर्दर फैसिलिटेट होगा इस वोल्टेज की वजह से। यहाँ पे जो कलेक्टर का जो हाई वोल्टेज है, ये फर्दर और उसको फैसिलिटेट करेगा और प्रोमोट करेगा, कि एक तो वैसे ही फॉरवर्ड बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग में ये फ्लो करेंगे, और यहाँ पे जो है ये मोशन फर्दर फैसिलिटेट होगा किसके वजह से, कलेक्टर के हाई पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करना स्टार्ट करेंगे तो डिप्लीशन रीजन, सॉरी, जो बेस है, बेस की थिकनेस बहुत ही कम है, बेस एक थिन है, और बेस का डोपिंग का लेवल भी बहुत कम है, डोपिंग का लेवल बहुत कम है वहाँ पे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ के जो होल्स हैं वो कैप्चर कर लेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेंगे, और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेस को क्रॉस करते हुए कलेक्टर में चले जाएंगे। ये जो मोशन है वो इलेक्ट्रॉन का है, ये जो मोशन है ये इलेक्ट्रॉन का है, ये कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे। कुछ बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन, ऑलमोस्ट 5 to 10% तक, 5% आइडियली जो है 1-2% तक ही सिर्फ बेस में ट्रैप होंगे, और जब बेस में ट्रैप होंगे तो ये इसके थ्रू जो है इस एंड के थ्रू, क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली चार्ज मूव कर रहे हैं किसी भी सर्किट में तो वो हमेशा तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना है, मतलब यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे उतने ही साइमल्टेनियसली यहाँ से बैटरी के थ्रू घुमा के यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो ये मेजर मेजर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर कलेक्टर की तरफ चले गए, और स्मॉल नंबर जो है वो आ गया किधर, बेस की तरफ आ गया। तो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट होगी, करंट बनेगी। करंट किधर होगा, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से ये IC होगा, और यहाँ पे जो है ये होगा IB। और ये इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें से जो करंट की डायरेक्शन होगा वो हो जाएगी IE। तो अब यहाँ से अगर हम किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे अप्लाई किया था, हमने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। IB जो है वो ऑलमोस्ट 5% होता है, और IC जो है वो 10% होता है, 90% होता है, 5 to 10%, और ये जो है 95% ऑफ IE। ये 5% होता है, ये 95% होता है। क्या ये चेंज हो सकता है, हाँ ये चेंज हो सकता है, कि अगर हम डोपिंग का लेवल चेंज करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर को होल्ड करने लगेगा, या इसकी विड्थ को हम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा चार्ज कैरियर्स को होल्ड करेगा, तो उसके थ्रू जो है IB की वैल्यू चेंज हो सकती है, अकॉर्डिंगली जो है IC की वैल्यू चेंज होगी। तो IB IC की IB एंड IC की वैल्यू चेंज होगी। सपोज कि अगर हमें दिया हुआ है कि भाई जो जो IC है, IC की वैल्यू है 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर IC की वैल्यू अगर 10 मिली एम्पियर है, और ये दिया हुआ है कि ये 10%, सॉरी ये जो है 90%, ये जो है 90% ऑफ IE है, ये जो है 90% ऑफ IE ही है। देन फाइंड द IE, फाइंड द IB, सिंपल, कि IC की वैल्यू हमें गिवन है कि भाई IC की वैल्यू है और वो 90% ऑफ द IE है, तो IE की कुछ वैल्यू होगी, मतलब 0.9 IE इज इक्वल टू 10। तो जो IE की वैल्यू होगी, IE इज इक्वल टू 10/0.9। व्हाट इज IB, IB जो है वो 90% ऑफ IE है, तो 90% जो है वो 10 मिली एम्पियर के बराबर हो गई, तो ये IE की वैल्यू इतनी हो गई। IB, अब IB जो है वो तो 10% बचेगा, जो भी होगा दोनों कांस्टेंट रहेंगे, IB प्लस IC इज इक्वल टू IE। तो 10% मतलब 0.1 ऑफ IE, IB इज इक्वल टू 0.1 ऑफ IE, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.9।
तो व्हाट इज टोटल करंट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कितना आएगा ये, ऑलमोस्ट आई ई की वैल्यू 1/0.9। तो व्हाट इज आई ई, 10/9, आई बी इज इक्वल टू 10/9, तो 1.11 समथिंग, 1.1 मिली एम्पियर ये होगा। आई सी की वैल्यू है 10.10 मिली एम्पियर, तो आई ई की वैल्यू हो जाएगी, ऐड कर देंगे 10 प्लस 1.1, ये हो जाएगा 11.1 मिली एम्पियर। तो ऐसा होगा कि अकॉर्डिंगली परसेंटेज चेंज होगा। आइडियली टिपिकल वैल्यू क्या होती है, टिपिकल वैल्यू जो है 5% तक, मैक्सिमम जो है वो 5% तक होती है, और ये जो है 95% तक होता है कलेक्टर। तो अब इसको अगर हम सर्किट में ड्रॉ करते हैं, जैसे सिंबल अगर यूज करते हैं ट्रांजिस्टर का सिंबल यूज करेंगे, तो हमने एनपीएन लिया है। तो मैं इसमें तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, करंट की तुम कोई भी डायरेक्शन, जनरली हमारा एक्टिव मोड ही है, एक्टिव मोड है, या अगर कोई और भी मोड होता है तो उसमें डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी, उसका मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा हो सकता है। तो मान लो हमने सर्किट सिंबल बना दिया, इसमें सर्किट सिंबल बनाया एनपीएन का, तो ये पी है, बेस जो है इसका पी है, तो पी से पॉजिटिव चार्ज जाएगा एन की तरफ, तो ये हो जाएगी इस पे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। तो इसको अगर कॉमन बेस वाले कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, कॉमन बेस वाले कॉन्फ़िगरेशन में, तो इस टाइप का मिलेगा। कॉमन बेस में ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये आई, और इधर क्या हो गया, ये हो गया आई बी, और ये है अपना आई सी, आई सी। तो जो एक्सटर्नल सर्किट की करंट है वो हमेशा ये जो एरो है, इस एरो से मैच करता हुआ रहेगा ये। तो ये जो जो एरो इस ट्रांजिस्टर का बना हुआ है उससे मैच करता हुआ, आई ई हमेशा डिनोट कर दोगे तो आई बी और आई सी दोनों ऐड होके वही होंगे। पीएनपी, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर ड्रॉ करना होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर मान लो कॉमन बेस हमने ड्रॉ किया है, तो ये कॉमन बेस है पीएनपी है, तो यहाँ पी से ये डायरेक्शन ऐसे रिवर्स हो जाएगी। तो इसमें भी क्या होगा, जो सर्किट होगी वो एमीटर करंट हमेशा उसी तरह उसी डायरेक्शन में होगी, ये जो है इसी डायरेक्शन में होगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बेस से करंट जानी चाहिए, और यहाँ से क्योंकि आई प्लस आई बी प्लस आई सी होगा हमेशा, तो हो जाएगा आई बी, और ये होगा, सॉरी ये है आई सी, और ये हो जाएगा आई बी। तो जो भी ट्रांजिस्टर है एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट है इस एरो के डायरेक्शन से मैच करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम इजीली जो है डायरेक्शन दिखा सकते हो। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल में अगर कुछ आता है, सर्किट डायग्राम अगर बनाना पड़ता है, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि किधर इधर जाएगा उधर जाएगा, कुछ नहीं, जो भी है हमेशा सेम सेंस होगा, बैटरी बैटरी की पोलैरिटी के हिसाब से वो वैल्यू जो है चेंज होगी। तो अब हम इसके दो इम्पॉर्टेंट यूज कहने के लिए, तो एक और ऑसिलेटर भी होता है, बट ऑसिलेटर वैसे ही है, जस्ट एक फंक्शन है उसका, बहुत ज़्यादा कुछ यूज है नहीं। दो इंपॉर्टेंट यूज है करंट, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो हम पर देखते हैं, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो न्यूमेरिकल पार्ट जो है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई मेन या मेडिकल में जो भी है, जो न्यूमेरिकल पार्ट है इस सेमीकंडक्टर से, इसी वाले पार्ट से, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर से होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद जो लॉजिक गेट्स हैं भाई, वो लॉजिक और ट्रूथ टेबल वगैरह वो सब याद ही करना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल नहीं होता है, थोड़ा बहुत वेव वेव के साथ, वेव फ्रंट के साथ इंटरेक्शन होता है, वो भी बहुत आसान है। और बाकी जो पी एन डायोड है, पी एन डायोड का भी जो न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें जेनर में कुछ न्यूमेरिकल आ गया, कुछ जो है फॉरवर्ड बायस का, फॉरवर्ड रिवर्स का कुछ न्यूमेरिकल आ गया, कुछ कंडक्टिविटी का आ गया, तो वो सारा फॉर्मूला बेस्ड है। थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारा जो सर्किट टाइप का एप्लीकेशन है वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में है। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, एनपीएन, एनपीएन एंड कॉमन एमिटर, ये अपने सिलेबस में है, ठीक है, बट यहाँ के लॉजिक को अप्लाई किया जा सकता है कॉमन बेस वगैरह अगर लेंगे तो एनपीएन कॉमन एमिटर एज एन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर के लिए होता है एक्टिव स्टेट, एक्टिव स्टेट, एक्टिव मतलब इनपुट जो है फॉरवर्ड, और आउटपुट जो है वो रिवर्स में रहेगा। तो कॉमन एमिटर ड्रॉ कर लेते हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर, तो ये है अपना डायोड,
NPN बेस है P से N की तरफ जाएगा, ये हो जाएगा एरो, ये डिनोट कर देगा एमीटर, और ये है कलेक्टर। यहाँ से इनपुट सर्किट का कुछ रेजिस्टेंस है, इनपुट सर्किट का रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है। यहाँ से आउटपुट सर्किट का कुछ रेजिस्टेंस है, ये आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस है। इसको जो है लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, कि आउटपुट में जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई बल्ब भी कनेक्ट हो सकता है, तो बल्ब बल्ब कनेक्ट हो सकता है, तो बल्ब के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वो बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा। तो बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, कि करंट उसमें अगर जाएगी तो बल्ब ग्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस है जिसको हम बोल देते हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस, और ये जो है इनपुट साइड का रेजिस्टेंस है, इनपुट साइड का रेजिस्टेंस है। ये इनपुट जो है फॉरवर्ड में होगा, अपना ट्रांजिस्टर है NPN ट्रांजिस्टर है, तो P को कनेक्ट करना होगा N से, तो ये P को N से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से एमीटर से, एमीटर आ गई, एमीटर यहाँ पे, एमीटर इधर कनेक्टेड होगा, ये जो है रेफरेंस पोटेंशियल 0, और ये है अपना एन, ये रिवर्स बायस में होगा, तो रिवर्स NP से कनेक्टेड होगा, मतलब हाई वोल्टेज से यहाँ पे कनेक्टेड होगा, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया सर्किट डायग्राम, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस है। हाँ बोलो। फिर वो फिर से बोल देंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कॉमन एमिटर है सर, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। कॉमन एमिटर मतलब इनपुट और आउटपुट, ये जो इनपुट लूप है और ये जो आउटपुट लूप है, इन दोनों में एमिटर कॉमन है, ये हो गया कॉमन एमिटर। बेस जो है, बेस वाला ये ड्रॉ किया है, इसमें इनपुट एंड आउटपुट लूप में दोनों में बेस कॉमन है, इनपुट लूप में भी कॉमन है, आउटपुट में भी कॉमन है, तो कॉमन बेस हो गया। अगर यही कलेक्टर साइड से ड्रॉ कर देंगे तो वो कॉमन कलेक्टर हो जाएगा, बट वो सब जाना नहीं है उधर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, ये सब समझ रहे हो, कि इनपुट आउटपुट जो सर्किट है उसमें जी जो सर, जी सर। टर्मिनल कॉमन हो जाएगा वो कॉमन एमिटर हो गया, उसमें क्या है। तो ये हो गया अपना कलेक्टर, ये हो गया बेस, और ये हो गया एमिटर, कलेक्टर एमिटर बेस। और ये बेस से कनेक्टेड जो बैटरी है, बायसिंग बैटरी जो है, जो बायसिंग बैटरी है, इसको हम बोलते हैं VBB। जैसे कि अगर इधर कोई बैटरी में कनेक्ट करता, तो जिससे कनेक्टेड होता है, एक कन्वेंशन है मार्क करने का, कन्वेंशन। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बैटरी दिखाता, यहाँ बैटरी दिखाता, तो इसको VEE बोलता, VEE, VEE। तो वैसे बेस से कनेक्टेड है तो हो जाएगा VBB, और ये C से कनेक्टेड है, C से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा VCC। अब VCC में हमारा जो आउटपुट है, वो आउटपुट किसके अक्रॉस लेंगे, तो आउटपुट लेने के लिए हम किसी के अक्रॉस भी आउटपुट ले सकते हैं, मतलब आउटपुट इन द सेंस मैं इसके अक्रॉस आउटपुट मेजर करूंगा, या ये है। हम लोग NCRT वाले कन्वेंशन से जाएंगे, दोनों टाइप के आउटपुट मिलते हैं। आउटपुट हम इसके क्रॉस भी ले सकते हैं, या फिर आउटपुट टोटल भी ले सकते हैं। तो NCRT में जो आउटपुट कंसीडर्ड है, वो कंसीडर्ड है कि ये जो टर्मिनल होगा इसको हम बोलेंगे आउटपुट। आउटपुट मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा हमारा आउटपुट, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो होगा आउटपुट। और ये जो है ये है इनपुट, ये अपना जो VBB है ये इनपुट है। अब यहाँ पे इनपुट कैसे देते हैं, इनपुट देने का मतलब है कि भाई यहाँ तो एक बार बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो ये जो है ये तो DC टाइप का सर्किट हो गया, बैटरी है, अपना करंट फ्लो हो रही है, बात खत्म। अब इसमें अगर AC टाइप का हम इनपुट देंगे, तो AC टाइप का इनपुट दिखाने के लिए यहाँ पे एक ऐसे जो है ऐसे हम कनेक्ट कर देते हैं, AC सोर्स यहाँ पे, समझ रहे हो, एक ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये नेट क्या हो जाएगा, भाई ये नेट है, जैसे मान लो कि ये एक वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो है मान लो कि +5 और -5 जा रहा है, और ये बैटरी के साथ एक और लगा दिया यहाँ पे, बैटरी मान लो 10 वोल्ट का है, बैटरी मान लो कि इसके ऊपर 10 वोल्ट का DC भी यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना 15 से 5 तक में वैरी करेगा, 15 से 5 तक में वैरी करेगा, तो ये बैटरी क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा, समझ रहे हो। तो इसको ड्रॉ करने के लिए, मतलब अगर मुझे यहाँ से वोल्टेज बढ़ेगा तो इसमें करंट अकॉर्डिंगली चेंज होगी, तो यहाँ पे आउटपुट में भी मुझे AC टाइप का मिलना स्टार्ट हो जाएगा, AC टाइप का मिलेगा। अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर भी मुझे कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा, बात समझ में आ रही है। इसीलिए
इसको हम ऐसे कई बार ऐसे वेरिएबल दिखा देते हैं या एक ऐसा सिंबल भी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ मैं अभी नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, बस ये बोल दूंगा कि यहाँ पे अगर हम एसी सोर्स अप्लाई कर देंगे, इनपुट को वैरी करेंगे, इनपुट को वैरी करेंगे, तो हम इनपुट को वैरी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं ऐसे, ये इनपुट को वैरी कर सकते हैं। तो ये अपना इनपुट है। अब बाकी चीज बहुत आसान है भाई, सर्किट में करंट तो एक बैटरी दिखाना है फॉरवर्ड के हिसाब से, इधर एक बैटरी दिखाना है, एक आउटपुट रेजिस्टेंस दिखाना है, ये है आउटपुट यहाँ पे है और इनपुट यहाँ से है। तो इनपुट कांस्टेंट तो आउटपुट कांस्टेंट, हाँ इनपुट अगर कांस्टेंट होगा, इनपुट में कोई चेंज नहीं होगा तो आउटपुट भी कांस्टेंट रहेगा। इनपुट में अगर फ्लक्चुएशन होगा तो वो फ्लक्चुएशन आउटपुट में होगा, आउटपुट में मिलेगा। तो यहाँ पे सर्किट में करंट डिनोट कर देते हैं, सर्किट में करंट तो अपने इस एरो से मैच करेगा, तो यहाँ पे जो है सर्किट में करंट वो हो जाएगी ऐसे आई ई जो है यहाँ से बेस है, ये हो जाएगा आई बी, और यहाँ से आई सी, ये हो जाएगा आई सी। तो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, तो हमारा जो बेसिक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन हम कितने इसमें लूप है, दो लूप है, एक इनपुट लूप है और एक आउटपुट लूप है, तो हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिख सकते हैं, केवीएल। एक तो केसीएल अप्लाई करके ही आया है, कौन सा इक्वेशन, कि आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अगर मान लो किसी में भी कुछ चेंजेस सर होते हैं, हाँ बोलो। सर ये हर एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए ट्रू होगा सर, आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। हाँ हम सबके एनपीएन क्या, किसी ट्रांजिस्टर के लिए, पीएनपी के लिए भी, सबके लिए ऑलवेज, ठीक है। हाँ यस सर। तो अगर इसमें इसमें जो है ये चेंज होता है, करंट चेंज होती है, तो अकॉर्डिंगली डेल्टा डेल्टा आईबीआईसी में भी चेंज हो जाएगा। तो एसी इनपुट होगा, एसी इनपुट होगा भाई, एसी इनपुट के लिए बताया तुम्हें कि यहां से कुछ एक पल्सेटिंग इनपुट डाल देंगे, पल्सेटिंग इनपुट डालेंगे तो यही क्या होगा, इसी का वोल्टेज तो बढ़ता घटता जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो उससे जो है करंट कुछ चेंज होगी, करंट चेंज होगी तो यहाँ से हम इसमें बता सकते हैं, ठीक है। तो अब केवीएल अगर लिखते हैं, केवीएल लिखते हैं इनपुट लूप, सर ऑडियो कनेक्ट नहीं है आपका। बात कर रहे हैं सर। अप्लाइंग केवीएल इन इनपुट लूप, इनपुट लूप में अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे, तो केवीएल अप्लाई करो, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं इनपुट लूप में। तो इनपुट लूप में यहाँ से ये हो गया जीरो, जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा जीरो जीरो, और ये नेगेटिव माइनस वीबीबी, माइनस वी बी। और अक्रॉस रजिस्टर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई बी आर आई। फिर अक्रॉस दिस जंक्शन, बेस और कलेक्टर जंक्शन को क्रॉस करेंगे, बेस और कलेक्टर जंक्शन के क्रॉस करेंगे किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, तो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, तो माइनस वीबीई। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमिटर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमिटर, तो ये वीबीई। अब यहां से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, तो बैरियर मिलेगा, कौन सा बैरियर, फॉरवर्ड बायस का बैरियर। तो फॉरवर्ड बायस में जो नी वोल्टेज यस। होता है 0.7 वोल्ट, अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट हमें इसमें मिलेगा, जर्मेनियम वर्मेनियम का है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो,
इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये एक्चुअली ये गलत है ना फॉरवर्ड बायस वाले में, कि P जो है वो तो P से कनेक्टेड होगा, फॉरवर्ड में रखना है ना इसको, तो ये P यस है सर। तो ये P से कनेक्टेड होगा, ऐसा होगा। P से कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ से आएगा प्लस, तो ये जो हमारा इनपुट जो होगा, इनपुट VBB को हम क्या बोल सकते हैं, इनपुट भी बोलते हैं, ये है IBR1 या IBRI प्लस VBE। मतलब सीधी बात है कि भाई जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया, इस बैटरी का जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, कुछ इस जंक्शन के क्रॉस ड्रॉप होगा। VBB इज इक्वल टू RI प्लस दिस। तो ये तो हो गया अपना KVL। अब इसमें क्या है कि तुम्हें अगर रेजिस्टेंसेस गिवन है, ये VBE क्या होगा, VBE जनरली क्या होता है, VBE अपना कांस्टेंट। जनरली 0.7 वोल्ट होता है, ये 0.7 वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, बैरियर का पोटेंशियल डिफरेंस। तो तो अगर VB की वैल्यू नोन है, रेजिस्टेंस नोन है, यहाँ पे VBB जितना बैटरी अप्लाई किया वो नोन है, तो सारा कुछ पुट करके हम IB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, IB की वैल्यू। तो ये हो गया इनपुट का KVL इन आउटपुट लूप, KVL इन आउटपुट लूप, KVL इन आउटपुट लूप। तो आउटपुट लूप में KVL अगर अप्लाई करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से, 0 से, 0 VCC 0, फिर प्लस VCC, माइनस, माइनस होगा या प्लस होगा, माइनस ICRC, करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ICRO, और फिर करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, कहाँ से, C से होते हुए, इधर E की तरफ, C से होते हुए E की तरफ, तो करंट के डायरेक्शन में ही आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। तो ये हो जाएगा माइनस VCE, माइनस VCE, माइनस VCE इज इक्वल टू 0। तो जो VCE है वही तो आउटपुट है, जो VCE है कलेक्टर और एमिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही अपना आउटपुट है। तो उसको हम या तो आउटपुट बोले या VCE बोले, बात दोनों सेम है। VCE, जो VCE है दैट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRO। तो इनपुट वोल्टेज VBB और ये है आउटपुट वोल्टेज, ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज, VCE इज द आउटपुट वोल्टेज, ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये तो है आउटपुट वोल्टेज। अब इसमें थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो इसके फंक्शनिंग से रिलेटेड, और वही फंक्शनिंग जो है फिर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो वो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ क्या होगा कि भाई इनपुट सर्किट की जो करंट है और इनपुट सर्किट का जो वोल्टेज है, फिर वो हो जाएगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट सर्किट की जो करंट है और आउटपुट सर्किट का जो वोल्टेज है वो हो जाएगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले हम इसको एनालाइज करते हैं कि ये अपना कॉमन एमीटर है, कॉमन एमीटर में ये चीज़ हमें मिल गई, ये इक्वेशन हमें मिल गया, ये इक्वेशन अप्लाई करना है, कभी भी कुछ भी गिवन होगा ये ऐसे KVL अप्लाई कर लेंगे। अच्छा चाहे तो कोई ऐसे बाहर बाहर भी मूव कर सकता है, कुछ भी वैल्यूज अगर यहाँ पे गिवन है, वैल्यूज गिवन है तो हम यहाँ से मूव करेंगे, तो देखो इस पॉइंट से घूमते घूमते भी यहाँ आ सकते हो, कैसे, यहाँ पे देखो ये 0 से स्टार्ट किया, ऐसे गए प्लस VCC, फिर यहाँ से आए ICRO माइनस ICRO, फिर अब C से बेस चले गए, C से बेस चले गए मतलब करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं यहाँ पे CB में, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस VCB। VCB, कलेक्टर हाँ एंड सर। बेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस IBRI, यहाँ से आएंगे प्लस आ रही है IBRI, और पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब डिक्रीज, माइनस जो है VBB इज इक्वल टू 0, यहाँ पहुंच गए। तो ये इक्वेशन एक लिखा जा सकता है, डायरेक्ट हम उधर जा सकते हैं, बात समझ रहे हो।
ये जो है डायरेक्टली जो है इधर मूवमेंट हो सकता है। तो ये 3 हमारे लूप होंगे और ये करंट का इक्वेशन है, इन्हीं को सॉल्व करना है। अब इसमें एक चीज है कि थोड़ा वोल्टेज को इंक्रीज करके सोचो, 0 से इंक्रीज करना अगर स्टार्ट करते हैं इनपुट वाले में, सोचोगे, मैं बोलता जाऊंगा, उसको मैच कराते जाओगे कि हाँ ठीक चल रहा है। VBB को मैंने 0 से बढ़ाना स्टार्ट किया, तो 0 से क्या करंट करंट इमीडिएटली फ्लो होना स्टार्ट होगी? नहीं, करंट इमीडिएटली फ्लो होना स्टार्ट नहीं होगी। कब स्टार्ट होगी? जब नी वोल्टेज से ज़्यादा होगा। जब नी वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। तो अगर ये सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है, सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर है, तो बैरियर जो है 0.7 का होगा। तो कम से कम 0.7 तक तो मुझे देना चाहिए। तो कम से कम अगर 0.7 तक देंगे तो फिर करंट का स्टार्ट होगा। मतलब इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसा रहेगा? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक जैसा होता है वो नी टाइप का जो बनेगा वैसा ही बनेगा। तो 0.7 से जब बढ़ाया तो IB की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हुई। फिर थोड़ा हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाते जाएंगे तो सर्किट में जो है करंट बढ़ती जाएगी। सर्किट में फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में करंट बढ़ती जाती है। तो ये जो है करंट इंक्रीज होगा। जब IB इंक्रीज होगा तो यहाँ से IE भी इंक्रीज हो जाएगा। जब ये इंक्रीज हो रहा है तो सारी करंट क्या होगी? सारी करंट इंक्रीज होगी। IB इंक्रीज होगा तो यहाँ से IC भी इंक्रीज होगा। तो आउटपुट में क्या होगा? करंट बढ़ना स्टार्ट होगा। आउटपुट में भी करंट बढ़ना स्टार्ट होगा। तो जब आउटपुट में करंट बढ़ना स्टार्ट होगा इस आउटपुट सर्किट में, तो हमारे आउटपुट की वैल्यू क्या होगी? अगर हमने इसको VBB को बढ़ाया, VBB को इंक्रीज किया तो IB इंक्रीज हुई, IB इंक्रीज हुई तो IC भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एक में चेंज पॉसिबल है, बाकी सब में भी चेंज होगा, तो IC भी इंक्रीज होगा। जब IC इंक्रीज होगा तो ये जो मेरा आउटपुट है वो डिक्रीज होगा, VO डिक्रीज। VO डिक्रीज कैसे? इस इक्वेशन से कि IC इंक्रीज होगा। जब IC इंक्रीज होगा तो IC माइनस R0 और VCC ये क्या है? अपना आउटपुट है। तो आउटपुट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। मतलब जो नॉर्मल लेवल आ रहा होगा, जो भी नॉर्मल लेवल है जीरो, जब IB जीरो था तो IC भी जीरो था, करंट नहीं फ्लो हो रही होगी। तो उस टाइम पे हमें क्या आउटपुट मिल रहा था? VCC। जब VBB की वैल्यू 0.7 से कम है उस केस में अपना आउटपुट क्या है? VCC है। और IC की वैल्यू क्या है? 0 है। IB की वैल्यू क्या है? 0 है। VBB को हमने बढ़ा दिया, VBB को हमने इंक्रीज कर दिया, 0.7 से VBB बढ़ता जा रहा है तो IB बढ़ता जा रहा है। IB बढ़ेगा तो IC की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, IB बढ़ेगा तो IC की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। IC की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो आउटपुट है वो डिक्रीज होगा। मतलब VCC से कुछ सब्ट्रैक्ट होने लगेगा, और जैसे जैसे C बढ़ता जाएगा लार्जर टर्म सब्ट्रैक्ट होगा, तो अपना आउटपुट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या है कि अगर हम वहां से इनपुट का साइकिल पॉजिटिव टाइप का अगर एंटर करता है तो आउटपुट का क्या होगा? नेगेटिव साइकिल जो है आना स्टार्ट होगा। बात समझ पा रहे हो? अब ये आउटपुट अगर कोई इसके क्रॉस हाँ लेता, अगर ये आउटपुट मेरा RO के क्रॉस होता, सोचने वाली बात है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इसी को रटना है, ठीक है। बट मान लो मैं लॉजिकल कि भाई कोई अगर दिमाग में कुछ सोचता है, तो सोचने के लिए अगर कोई इसके क्रॉस आउटपुट लेता है तो IC बढ़ रहा है तो IC RO बढ़ रहा होगा। तो जब IC RO बढ़ेगा तो अपना आउटपुट क्या होगा? उस केस में बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? तो हाँ बट सर। वो नहीं है, वो मुझे मेरे ऊपर डिपेंड करेगा मैं किसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा हूँ। तो अपना जो अलग अलग दोनों चीज़ें वो होती हैं, बट जो अपना NCERT का जो डायग्राम है वही NCERT के डायग्राम से स्टिक करना है। NCERT का जो सर कन्वेंशन है। हाँ अब बोलो। आप सर बोल थोड़ा रहे हैं कि अगर हम आउटपुट लेंगे आर नोट आर आउटपुट के अलोंग, हम्म, तो फिर हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। हम्म, और अगर अगर हम वो कलेक्टर और एमीटर के बीच में ले रहे हैं तो वो डिक्रीज होगा। हम्म।
ये बोलो। हाँ क्या? हाँ मतलब ठीक है, तो अब इसको फिर से कर रहा हूँ कि मतलब उधर नहीं जाना है। ये जो है अपना आउटपुट ये है। बट अगर कोई भाई कुछ सोचता है, कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है कि वी बी बढ़ाया, आई बी इंक्रीज हुआ, आई सी इंक्रीज हुआ, आई सी इंक्रीज करने से ये जो आउटपुट वोल्टेज है वी सी माइनस आई सी आर ओ, वो चीज़ डिक्रीज होने लगेगा। तो जब इधर अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होगा तो इस साइड आउटपुट का वोल्टेज डिक्रीज हो रहा होगा। डिक्रीज होते 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 फाइनली जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। जब इधर जीरो हो जाएगा तो उधर भी वो अपने लेवल पे पहुंच जाएगा। जब इस साइड वोल्टेज डिक्रीज होगा, जब वोल्टेज डिक्रीज होगा तो आईबी की वैल्यू डिक्रीज होगी, आईसी की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ये टर्म जो सब्ट्रैक्ट होने वाला है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो आउटपुट मेरा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आउटपुट जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट एंड आउटपुट का जो फेज डिफरेंस होता है, इनपुट एंड आउटपुट फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनपुट एंड आउटपुट का जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या है? 180 डिग्री। 180 डिग्री पाई का फेज डिफरेंस है। ये इंक्रीज मैक्सिमम की तरफ जा रहा होगा तो ये मिनिमम की तरफ जा रहा होगा, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस है 180 डिग्री। ठीक है, समझे? सर अब यस यू सर। डिक्रीज कैसे हुआ? कौन सा? ये डिक्रीज कैसे हुआ? आईसी इंक्रीज होगा तो ये हाँ इक्वेशन हाँ देखो, सर। यही तो है आउटपुट वोल्टेज। यही तो अपना आउटपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज में अगर आईसी इंक्रीज होगा तो आईसीआरओ डिक्रीज, आईसीआरओ भी इंक्रीज होगा, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इंक्रीज होगा। तो वीसीसी तो एक हाँ बैटरी सर। है, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि जो इनपुट आउटपुट ये स्पेसिफिक जो है स्टेटमेंट आ जाएगा इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज 180 डिग्री, 0 डिग्री, पाई बाई 2। तो क्या होगा? इनपुट एंड आउटपुट फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री। इनपुट आउटपुट फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री। समझे? हाँ सर। यस। तो ये तो हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो कहानी। सर एम्पलीफाई कुछ हुआ सर? ठीक है, एम्पलीफाई हो जाएगा। तो जो इसमें इनपुट एंड आउटपुट है, इनपुट एंड आउटपुट, इसमें हमारे दो तीन पैरामीटर्स हैं। इनपुट दो तीन पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स मैं बता देता हूँ। वो है, एक चीज होती है अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा ये दो पैरामीटर्स हैं, दो कांस्टेंट्स हैं जो डिफाइन करते हैं हम। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू आई सी बाई आई ई। आई सी बाई आई ई इज अल्फा, रेशियो ऑफ दिस। तो इसको हम बोलते हैं अल्फा डीसी। क्या बोलते हैं? अल्फा डीसी। अल्फा डीसी इज इक्वल टू आई सी बाई आई ई। अल्फा एसी जो है वो चेंज मेजर करता है, तो सेम ही रेशियो है, बस डेल्टा आई सी बाई डेल्टा, डेल्टा डेल्टा अप्लाई कर देना है उसको। ये है। दूसरा टर्म है अपना बीटा। बीटा इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी। आई सी बाई आई बी, तो ये जो है अल्फा डीसी, बीटा डीसी होगा। बीटा एसी जो है वो चेंज को मेजर करता है, तो ये डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी। तो डेल्टा वाले टर्म्स में, ठीक है। एसी डीसी में क्या है कि जैसे रेजिस्टेंस भी देखो भाई, रेजिस्टेंस डीसी जो है वो वी बाई आई ऐसे हो गया। डायनेमिक रेजिस्टेंस या एसी रेजिस्टेंस तो वो क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा आई चेंज। तो ऐसे करके सिस्टम इसमें एसी डीसी में होता है कि एसी होगा तो हम चेंज देखेंगे और डीसी फाइंड करना होगा तो वैल्यू देखेंगे। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी? आई ई लार्ज होता है, आई ई लार्ज होता है, आई सी स्मॉल होती है, तो अल्फा जो है हमारा वो लेस देन 1 होता है, और जो बीटा है वो ग्रेटर देन 1 होता है। बीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसमें अल्फा एंड बीटा में रिलेशन क्या है? अल्फा एंड बीटा में रिलेशन
कि हमारे पास इक्वेशन है कि आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। इसमें क्या करेंगे कि सी से डिवाइड कर देंगे, सी से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आई ई बाई आई सी। अल्फा इज इक्वल टू सी ई, अल्फा इज इक्वल टू सी ई मतलब सी बाई ई। बीटा इज इक्वल टू सी बी, सी बाई बी। तो इसमें सी से डिवाइड कर देंगे तो सी से डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस आई बी बाई आई सी। ठीक है, 1 ये बाय अल्फा इक्वल तो ये हो जाएगा 1 बाई अल्फा, 1 बाय 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई बीटा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू होगी, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा बीटा दो पैरामीटर से, अल्फा बीटा गामा भी होता है बट वो सब बेकार है। अल्फा इज इक्वल टू 0.9, तो अल्फा लेस देन 1 ही होता है क्योंकि वो क्या है, सी बाई ई का रेशियो है, तो अल्फा लेस देन 1 होगा। तो अगर हम इसको पुट करेंगे, बीटा फाइंड कर सकते हैं, तो बीटा फाइंड कर लेंगे तो 0.9 बाई 0.1, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 9, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 9। तो ऐसे अल्फा बीटा गिवन होगा तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। अब इसमें हम फाइंड करते हैं कि इसमें कि इनपुट में हमने कुछ इंसर्ट किया और आउटपुट में मुझे कुछ गेन मिला। जैसे मान लो क्या है, करंट गेन, करंट गेन इस सर्किट का मुझे कैलकुलेट करना है करंट गेन। करंट गेन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एनपीएन, एनपीएन से कोई मतलब नहीं है, पीएनपी होगा तो भी सेम चीज आएगी। कॉमन एमिटर का मैं कैलकुलेट करता हूं करंट गेन। करंट गेन मतलब कि आउटपुट करंट, चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट। इनपुट करंट क्या है भाई यहाँ पे, आईबी। करंट में कुछ चेंज होगा, अपना कॉमन एमिटर है, ये कॉमन एमिटर है, इस कॉमन एमिटर में ये क्या है, यही है ना, यही तो है बेस, और ये है कलेक्टर, यहाँ से कलेक्टर, और यहाँ पे है आई। तो यहाँ कुछ चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ चेंज होगा। तो आई सी बाई आई बी, आई सी बाई आई बी इज इक्वल टू बीटा ए सी, बीटा ए सी, बीटा ए सी। बीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, मतलब हमारी जो इनपुट करंट है उस इनपुट करंट से आउटपुट करंट में क्या हो गया, कुछ मैग्नीफाई हुआ। जैसे मान लो कि किसी सर्किट का अगर बीटा 9 है, इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट करंट है वो इनपुट करंट के 9 टाइम्स हो गई, 9 टाइम्स करंट की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, करंट गेन। ये हो गया करंट गेन इज इक्वल टू बीटा। अब कहोगे क्या बीटा इज नॉट अ करंट गेन, बीटा एक पैरामीटर है, बीटा एक पैरामीटर है, बट वो कॉमन एमिटर में वो करंट गेन हो गया। तुम सोचो क्या क्या क्या, एक बार फिर से मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं लेता यहाँ पे करंट, यहाँ पे मैं लेता बेस, यहाँ पे अगर मैं बेस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लेता, सोचो आउटपुट में क्या होता, आउटपुट में आईसी होता और यहाँ पे क्या है, इनपुट में आईई होता, इनपुट में आईई होता। यहाँ पे करंट गेन क्या होता, आउटपुट बाय इनपुट, वो हमेशा सही है। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है आईसी बाय करंट गेन का वो हो जाएगा आईसी बाई आईई। अल्फा का वैल्यू। तो इस केस में जो करंट गेन होता वो डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईई, और ये क्या हो जाता, ये अल्फा होता, आईसी बाई आईई इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू जो है लेस देन 1 होती है, इसीलिए कॉमन कॉमन बेस हम प्रिफर नहीं करते हैं। तो अल्फा हाँ बीटा डिक्रीज हो एक, जाएगा। अल्फा बीटा जो है वो एक अलग पैरामीटर्स हैं, अल्फा बीटा एक अलग पैरामीटर्स हैं, वो जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा वो करंट गेन या वोल्टेज। यहाँ पे क्या बीटा है, हाँ बीटा यहाँ पे भी है, बीटा यहाँ पे भी है, लेकिन वो बीटा करंट गेन नहीं है। बात समझ रहे हो, व्हाट इज करंट गेन, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में वो चीज बीटा के बराबर है। तो इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बीटा की वैल्यू कितनी क्या होगी, वही हमारा करंट गेन होगा, इसीलिए कॉमन एमिटर प्रेफर किया जाता है। कॉमन एमिटर में अब अल्फा लेस देन 1 है तो यहाँ पे कहाँ हमें एम्पलीफिकेशन मिल रहा है,
कॉमन बेस में कुछ एम्पलीफिकेशन नहीं मिल रहा है, बेकार है। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू डेल्टा VO डिवाइडेड बाई डेल्टा VI। वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या है भाई, जो भी है रेजिस्टेंस ऑफ द आउटपुट सर्किट RO इंटू डेल्टा IC, तो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई RI VC इंटू डेल्टा IB। डेल्टा IB ये क्या है भाई, बीटा, तो ये टर्म है बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा टाइम्स ऑफ RO बाई RI, बीटा टाइम्स RO बाई RI। तो इसको हम बोलते हैं वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन ये हो जाएगा वोल्टेज गेन इज इक्वल टू, वोल्टेज गेन को AV से डिनोट करते हैं, AV इज इक्वल टू बीटा इंटू RO बाई RI, RO बाई RI, ये हो जाएगा वोल्टेज गेन। ये RO बाई RI का जो टर्म है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस गेन। ऐसा कुछ नहीं है कि रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से 2 ओम डाला और उधर से 10 ओम निकाला, वैसा कुछ नहीं है, बट नाम है इसका रेजिस्टेंस गेन यहाँ पे, कि RO बाई RI इज इक्वल टू रेजिस्टेंस गेन। तो इसीलिए रेजिस्टेंस गेन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट में थोड़ा रेजिस्टेंस हाई रखते हैं एज कंपेयर टू इनपुट। पावर गेन, सब कुछ का गेन, पावर गेन, पावर गेन इज वो इक्वल ए बोले सर, है, सर ए भी जो है भी सब्सक्रिप्ट में है? हाँ हाँ सब्सक्रिप्ट में, AV वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन। बीटा स्क्वायर पावर, पोर्शन। पावर गेन फॉर्मूला पढ़ रहे हो लग रहा है कहीं से। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आउटपुट आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा IC और ये हो जाएगा डेल्टा VO बाय इनपुट डेल्टा VI इंटू डेल्टा IB। इनपुट की जो वोल्टेज है और आउटपुट की जो वोल्टेज करंट है, इनपुट की जो वोल्टेज करंट है, वो क्या हो जाएगा पावर। तो ये अपना क्या है भाई, ये तो वोल्टेज गेन है और ये क्या है बीटा, तो बीटा इंटू वोल्टेज गेन हो जाएगा पावर गेन, बीटा इंटू वोल्टेज गेन इज पावर गेन। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि बीटा इंटू ये क्या है, बीटा इंटू RO बाई RI, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस गेन, बीटा टाइम्स बीटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस गेन, पावर गेन, पावर गेन इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस गेन। समझे। करंट गेन, देखो अल्फा बीटा दो पैरामीटर है, हर सर्किट में होंगे, हमेशा होंगे, बट कॉमन एमिटर में वो बीटा क्या होगा, करंट गेन। कॉमन एमिटर में वो बीटा हो जाएगा करंट गेन, और फिर करंट गेन के बाद हो जाएगा वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन के बाद हो जाएगा पावर गेन। तो ये सारा हमें गेन मिल रहा है, मतलब एम्पलीफिकेशन हो रहा है, एम्पलीफिकेशन हो रहा है। दूसरा लास्ट पॉइंट है इसमें ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस वो है अपना ट्रांस कंडक्टेंस डिनोटेड बाय स्मॉल g, v ऐसे डिनोट करते हैं स्मॉल g। ट्रांस कंडक्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट करंट, चेंज इन आउटपुट करंट, आउटपुट वैसे लिख लेता हूं, आउटपुट करंट बाय इनपुट वोल्टेज। भाई वोल्टेज बाय करंट होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रिवर्स हो जाएगा कंडक्टेंस, तो इनपुट वोल्टेज ऐसा टाइप का है, ये याद रखने के लिए। अपने केस में आउटपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट करंट क्या है, IC, डेल्टा IC बाई डेल्टा VI, डेल्टा IC बाई डेल्टा VI। VI तो ये हो जाएगा कितना, इनपुट क्या है भाई, डेल्टा IC बाई डेल्टा IB इंटू RI, तो ये क्या है, IC बाई IB इज बीटा, बीटा तो ये हो जाएगा बीटा बाई RI, बीटा बाई इनपुट रेजिस्टेंस इज ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस गिवन है, बीटा गिवन है, तो मुझे इनपुट का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक तो है कि ये फॉर्मूले जो हैं बिल्कुल याद रहने चाहिए, उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं हो तो तुरंत सीधा इसी के ऊपर आएगा। जैसे कि हम
कैलकुलेट करते हैं, कुछ कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। कैलकुलेट करते हैं ऐसे। ये अपना एक सर्किट है, ये तो हो गई फार्मूला वाली बात। तो फार्मूले को थोड़ा सा अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये जो है अपना एक कॉमन एमीटर है, कॉमन एमीटर है। कॉमन एमीटर में दिया हुआ है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा। सिर्फ बीटा देता तो भी हम जान जाते वो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। बीटा मेंशन नहीं होता, सिर्फ इतना देता करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज 100। इसका मतलब हम समझ जाते कि वो बीटा ही है। ठीक है, अगर ये कॉमन बेस होता और फिर देता कि करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज दिस मच, तो वो क्या होता, वो अल्फा होता। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे तो बीटा आ गया, बीटा बीटा इज इक्वल टू 100। व्हाट इज अल्फा? अल्फा कितना होगा? बीटा इज इक्वल टू एक रिलेशन वही यूज कर लो या जो भी है 1/1 अल्फा बाय 1। अल्फा माइनस अल्फा बाय 1 minus alpha. 1 + 1 बाई बीटा। तो यहाँ से जो बीटा अल्फा की बीटा की वैल्यू गिवन है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1। अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई बीटा प्लस 1 या बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा 100/101, ये हो जाएगा इसका अल्फा। बेस करंट, अब ये कंडीशंस गिवन है, ये कंडीशंस गिवन है। तो देखो थोड़ा सा पहले सर्किट देखो। सर्किट में अपना ये कलेक्टर है, कलेक्टर बेस, ये सारा इनपुट रेजिस्टेंस है, ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, 100 ओम है, ये 8.6 किलो ओम है, ये जो है 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये सब कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो केवीएल के इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं, केवीएल का इक्वेशन तो लिख सकते हैं 5 minus 0.7 by 8.6 कि टेक द वोल्टेज ड्रॉप, कितना आ रहा है, टेक द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन बेस एंड एमीटर इज 0.7। तो यहाँ से जब हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ से, तो 5 वोल्टेज है और प्लस ये 8.6 है और इसके क्रॉस आएंगे, तो इक्वेशन हमारा क्या होगा, पहले के लिए फाइंड बेस करंट, तो रेजिस्टेंसेस वगैरह गिवन है, तो क्या कर लेंगे 5, यहाँ से केवीएल अप्लाई करेंगे, केवीएल इन इनपुट लूप, इनपुट लूप। सर इधर तो इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा दे दिया है। हाँ ज़्यादा दे दिया है, ज़्यादा दे दिया है, ज़्यादा दे दिया, मतलब बहुत ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन अवॉइड करने के लिए, बहुत अच्छा ज़्यादा जी नहीं, सर, नहीं चाहिए। मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि हमेशा आरओ को ज्यादा रखें। नहीं ऐसा, मतलब अब स्पेसिफिक कोई सर्किट देता है तो हम उसी के हिसाब से जाएंगे। वो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से वेरी हाँ, करेगा वैसे। तो ये आई ई यहाँ से 5, यहाँ से हो जाएगा +5 माइनस आई बी आर बी, माइनस आई बी आर बी 8.6 इंटू 10⁻3, फिर वी सी वी बी जो है अपना दिया हुआ बेस एमीटर का पोटेंशियल 0.7 है, करंट के डायरेक्शन में -0.7 इज इक्वल टू 0, यहाँ पहुँच गए। तो आई बी की वैल्यू कितनी हो रही है, ये हो जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाई आई बी इज इक्वल टू 4.3 डिवाइडेड बाई 8.6 इंटू 10⁻3, मतलब 0.5 मिली एम्पियर। आई बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, आ गया आंसर ये। यस सर। तो कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, बेस करंट आ गई। सर आई सी इक्वल्स टू आई बी इंटू 100। हाँ, बीटा इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी। इसके लिए क्या यूज करेंगे, बीटा का फॉर्मूला,
बीटा इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी। तो ये जो है बीटा इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी, तो आई सी की वैल्यू जो हो जाएगी आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ आई सी। तो अब ऐसा देख के लग रहा है कि भाई बी जो है वो बढ़ता जाएगा तो आई सी भी बढ़ता जाएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आउटपुट ये तो क्या है, जो आईसी है ये अपना आउटपुट वाले लूप में है, और आउटपुट किस में है, रिवर्स बायस में है। तो तुम्हें पता है कि रिवर्स बायस का ग्राफ कैसा होता है, रिवर्स बायस का ग्राफ कुछ टाइम तक तो ऐसे बढ़ता है, उसके बाद फिर क्या होगा, एक सैचुरेशन वैल्यू को लेता है, ठीक जी है। सर। तो ऐसा नहीं है, ये जो है रिलेशन ये इसी सेगमेंट के लिए है, इसी सेगमेंट के लिए है, आई सी इज इक्वल टू आई बी। तो बीटा आई बी हो गया, तो बीटा की वैल्यू है 100 और आई बी की वैल्यू क्या है, आई बी की वैल्यू 0.5 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, ये आ जाएगा 50 मिली एम्पियर। सर ये क्या बोले सर ग्राफ? ये आई बी आई सी, मतलब अगर ऐसा नहीं कि बी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, बीटा है तो बाद में कि बी बढ़ता जाएगा तो आई सी बढ़ता जाएगा, आई सी की वैल्यू बहुत लार्ज नहीं जाती है, कुछ टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि आउटपुट सर्किट क्या है, वो रिवर्स बायस में है। तो आई सी की वैल्यू एक सैचुरेशन वैल्यू पहुंचती है, इस वाले रेंज के लिए ये इक्वेशन है जिसमें स्ट्रेट लाइन में टाइप का है। स्ट्रेट लाइन में तो बहुत कम है। कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, आईसी की वैल्यू आ गई तो क्या कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बता पाओगे इस लूप में जाके, हाँ सर, कलेक्टर में आया। कितना आ रहा है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, तो यहाँ से ले लो 10 प्लस 10, आईसी की वैल्यू आ गई 50 मिली एम्पियर, 50 इंटू 100 तो क्या 5 आ जाएगा, 10 माइनस 5, 50 मिली एम्पियर इंटू 100, 5000 इंटू 10 पावर माइनस 3, 5 माइनस 5 माइनस वी सी, VC is equal to 0. So VC is equal to 5 volt. VC is equal to 5 volt. कलेक्टर बेस, तो यहाँ से तो टोटल तुम्हें पता है कि 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, और ये कितना है 0.7 है, तो ये कितना हो जाएगा 4.3, कि बेस का टोटल कलेक्टर से एमिटर तक का पोटेंशियल ड्रॉप मुझे पता है, और बेस और कलेक्टर का गिवन है 0.7, तो ये हो जाएगा इसका, यस सर। ये हो जाएंगे इसके पैरामीटर्स। तो अपना टिपिकल क्वेश्चन जो है ऐसे ही रहने वाला है, जो टिपिकल क्वेश्चन है वो ऐसे ही रहने वाला, आई ई की वैल्यू बता दो, अल्फा की वैल्यू बता दो, ये कुछ फाइंड कर दो, आई की वैल्यू इसको ऐड करके फाइंड कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू बता दो, ये यही सब चीज होगी, बस ये कैलकुलेशन करना है, समझे। यस सर। यस सर। हाँ सर। तो, तो ये न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, बाकी सब तो मतलब वो फैक्ट्स टाइप का है, पॉइंट्स टाइप का है, उनको याद रखना पड़ेगा, बट जो वेरिएशन होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंगली ऐसे चेंज होगा, तो तुम जो है केवीएल इक्वेशन 3 इक्वेशन लिख सकते हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना फाइंड ट्रांस कंडक्टेंस अगर फाइंड करना होगा तो ट्रांस कंडक्टेंस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई आर आई, ये हो जाएगा इस सर्किट का ट्रांस कंडक्टेंस गिवन है, बीटा गिवन है, आर आई आ जाएगा, जो भी है पैरामीटर्स। पावर गेन अगर इसमें फाइंड करना है, बीटा की वैल्यू दी हुई है, बीटा डिवाइडेड बाई वोल्टेज गेन हो जाएगा पावर गेन, करंट गेन है अपने पास, रेजिस्टेंस गेन है, तो ये सारा पुट करके ये सारे पैरामीटर्स, पावर गेन, वोल्टेज गेन, ये सारा कुछ आ जाएगा। सर हाँ सर, ज़्यादा एम्पलीफिकेशन के लिए आप क्या बोले कि रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए या ज़्यादा आउटपुट होना रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा आउटपुट होना ज़्यादा चाहिए? ज़्यादा होगा तभी ज़्यादा पावर वोल्टेज गेन मिलेगा ना, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। तो ये सारा फॉर्मूला वहाँ नोट्स वोट्स में है, ये ग्राफ भी है इसका कॉमन एमीटर का, ये इक्वेशंस भी हैं, ये सारा इक्वेशंस नहीं होगा, ये सारा इक्वेशंस नहीं होगा, ना सर कुछ नहीं है सर। तो ये इक्वेशंस जो है इनको लिख लेना है,
और ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का है। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट तो ऑलमोस्ट ये खत्म ही है। लॉजिक गेट्स थोड़ा पढ़ लोगे यार? लॉजिक गेट्स पढ़ नहीं लोगे? तो ट्रूथ हाँ, टेबल